साथियों, मैं डॉक्टर आनंद कुमार गुप्ता, चेस्ट फिजिशियन बलरामपुर अस्पताल। आज मैं आपसे कोरोना की सेकंड वेव में जो तीसरी कड़ी के लेकर के आया हूँ। साथियों, जैसा पता है कि कोरोना अपने को रूप बदल करके, वायरस अपना रूप बदल करके, म्यूटेशन करके ज़्यादा कंटेजियस हो गया है। ज़्यादा डबलिंग टाइम उसकी जो है वो घट गई है। मतलब कम समय में वो अपने को मल्टीप्लाई कर करके संक्रामकता अपनी बढ़ा चुका है और उसका इंक्यूबेशन पीरियड भी घट गया है। तो साथियों, जो ये कहते हैं कि इसका रूप बदला है, इसलिए जो है अब ये हो रहा है कि परिवार का एक ही सदस्य नहीं, ज़्यादातर सदस्य एक साथ प्रभावित हो रहे हैं। शायद ही सामान्य वाले समय पे अगर यही स्थिति रही तो भारत का कोई भी परिवार इससे बचेगा, या उसका नियर डियर इससे बचेगा। साथियों, इसके लिए हमको PMS मतलब फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क और कहते हैं कि सैनिटाइजेशन का उपयोग अपना बनाए रखना है। हम अपने को अगर इस पोजीशन बनाए रखते हैं तो हम बेहतर कर सकते हैं, और अपने को स्वस्थ बनाए रखने के लिए हम अपनी एक्सरसाइज को जारी रखें। उसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज का बड़ा महत्व है। अगर हम कहते हैं कि एक्सरसाइज करते रहते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, और अपने को जांचते रहते हैं, तो हम जान सकते हैं कि हमारी फेफड़े की क्षमता कैसी है। गरारा और भाप लेना भी जारी कर सकते हैं। साथियों, जब हम होम आइसोलेशन में जाते हैं फीवर के, किसी भी फीवर को कोरोना मानते हुए, और उस डे को डे फर्स्ट मान लेते हैं और होम आइसोलेशन में चले जाते हैं क्योंकि हमें कोई तकलीफ़ नहीं है फीवर के अलावा, तो हम पाते हैं कि हमको जो है 5-6 चीज़ों पर ध्यान रखनी होती है। एक, पल्स ऑक्सीमीटर से अपनी पल्स SpO2 ऑक्सीजन का स्तर और पल्स रेट पर ध्यान देना होता है। रेस्पिरेटरी रेट पे ध्यान देना होता है कि मेरी सांस तो नहीं फूल रही है, रेस्पिरेटरी रेट तो नहीं बढ़ रहा है। साथ में हमको अपना, अगर BP के पेशेंट हैं, हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं तो BP नापना होता है। शुगर के पेशेंट हैं तो शुगर नाप करके कंट्रोल रखना होता है। साथ ही हम टेम्परेचर नाप सकते हैं कि हमारा बुखार कैसा आ रहा है, और उसके लिए अनुरूप दवाएं हम ले सकते हैं, जैसा हमने पीछे वीडियो में हमने आपको बताया। SpO2 से BP, पल्स ऑक्सीमीटर से SpO2 नापना क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है साथियों कि एक कंडीशन होती है हाइपोक्सिया, मतलब हमको सांस नहीं फूल रही होती है लेकिन हम हाइपोक्सिया के पेशेंट होते हैं। मतलब हमारी ऑक्सीजन घट रही होती है लेकिन हमको सांस नहीं फूल रही होती है। तो ये स्थिति तभी बता सकती है जब हम मशीन का उपयोग करके, पल्स ऑक्सीमीटर का उपयोग करके हम इसको पता लगा सकें। हाँ, पल्स ऑक्सीमीटर मिलने में परेशानी हो रही है तो हम उन पड़ोसियों की मदद ले सकते हैं, और उनको भी चाहिए कि मदद करें कि अगर हमारे पड़ोस में कोई ऐसा आदमी है जो कोरोना पॉजिटिव हो गया है और हमारे पास पल्स ऑक्सीमीटर का उपयोग ख़त्म हो गया है, तो हम उसको उधार दे दें और कहते हैं कि उसका उपयोग हो जाए, बाद में हमको वापस मिल जाए। सही बैटरी अगर चार्ज है तो सही वो रिपोर्ट देगा, और आप जान सकते हैं कि हमारा कब तक हमको होम आइसोलेशन में रहना है, कब हमको जो है डॉक्टर के सहारे हमको एडमिट होना है। जो 95 के ऊपर अगर हम हैं तो हम अपने को सुरक्षित मान सकते हैं। वहीं पर कहते हैं कि अगर 94 से नीचे अगर हमारा लगातार बना हुआ है तो हम अपने को जान लें कि हमको अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत महसूस हो रही है। एक टर्म होता है मास्क्ड हाइपोक्सिया। होम आइसोलेशन के दौरान ही जब हमको पहली बार पता लगता है कि हमारा 94 से नीचे आ रहा है, उसके पहले ही हम पता लगा सकते हैं कि हम इसकी तरफ बढ़ तो नहीं चुके हैं। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम अगर रोज़ सुबह शाम ध्यान से 6 मिनट के लिए चलें, उसको ऑब्जर्व करके चलें। मतलब पहले हमने पल्स ऑक्सीमीटर से नापा कि हमारा SpO2 कितना है, फिर 6 मिनट लगातार हमने चला, और फिर पल्स ऑक्सीमीटर में कितना SpO2 डाउन हुआ। सामान्य आदमी में कोई भी फॉल नहीं होता, या 1% तक का फॉल हो सकता है, लेकिन अगर 4% या 4% से ज़्यादा, या 94% से ज़्यादा हमारा SpO2 नीचे चला जा रहा है, इसका मतलब हम मास्क्ड हाइपोक्सिया के पेशेंट हैं। भले हमारा बिस्तर पर आराम करते वक्त हमको जो है 97 जाता हो, तो हम कह सकते हैं कि हमारे अंदर जो इन्फेक्शन का इन्फ्लेमेशन है लंग्स पर, वो चालू हो चुका है। और अगर हम यहीं पर अगर कहते हैं कि हम जान करें तो हम बेहतर अपने को डॉक्टर की सहायता से अपने को मॉडरेट और सीवियर स्टेज में जाने से रोक सकते हैं। सिंगल ब्रेथ टेस्ट हमने बताई रखा है कि अगर 1 मिनट में हम एक बार सांस रोक करके अगर हम कोई गिनती गिनते हैं या टाइम देख लेते हैं कितनी देर हम रुक पाते हैं, अगर उसमें कोई गिरावट नहीं हो रही तो हम कह सकते हैं कि हम जितना पहले अच्छे थे उतना अच्छे आज भी हैं।
साथियों, बहुत प्रश्न किया जाता है कि होम आइसोलेशन में भाप लेने का क्या रोल है, भाप कितनी बार लेना चाहिए। मैं बता दूं कि भाप लेने का रोल इतना है कि जब ह्यूमिडिफाइड एयर जाती है तो जो हमारा म्यूकोसिलरी एक्शन है, हमारी रेस्पिरेटरी म्यूकोसा का जो रेस्पिरेटरी तंत्र सिस्टम है, उसमें जो हमारी अंदरूनी सतह होती है जिसको म्यूकोसा कहते हैं, उसमें म्यूकोसिलरी एक्शन करने वाले सिलिया होते हैं। वो मतलब कि एक निश्चित क्रम से, निश्चित स्पीड से वाइब्रेट करके म्यूकस को बाहर निकालते हैं, जिसमें चिपके हुए वायरस और बैक्टीरिया भी बाहर आ जाते हैं। इनके एक्शन को अच्छा करने के लिए ह्यूमिडिफाइड एयर, लुकवार्म ह्यूमिडिफाइड एयर अगर पहुंचती है तो उनका एक्शन को अच्छा हो जाती है और हमारा लोकल कंजेशन कम हो जाता है, तो हमको एक गुड फीलिंग महसूस होती है और थोड़ा बहुत बलगम है वो बाहर हो जाता है तो हमको अच्छा लगता है। ये गरारे के रूप में भी सही है, इसके रूप में सही है। दोनों के उपयोग से ये मत समझें कि अगर ये हम ज़्यादा करेंगे तो हमारा कोरोना जल्दी मर जाएगा और हमको बीमारी बढ़ने नहीं पाएगी। इनका उपयोग केवल एक गुड फीलिंग के लिए है कि हम क्या कर सकते हैं। हाँ, भाप लेने के बाद, गरारा करने के बाद तुरंत एसी में न जाएं और कहते हैं कि ये ठंडा पानी न पिएं, नहीं तो उसका प्रभाव जो कुछ भी आपको उसका है, जो आपको लोकल राहत के लिए मिल रही है वो भी नहीं मिलती है। बहुत लोग पूछते हैं कि माइल्ड डिजीज़ में फेविपिराविर कब शुरू करना चाहिए। आप कहते हैं नहीं खाइए, कुछ डॉक्टर कहते हैं खाइए। तो कब हम निर्णय करें, अपने डॉक्टर या हमारे डॉक्टर निर्णय करें, कहते हैं कि हमें कब लेना चाहिए। साथियों, इसके लिए एक ही पैरामीटर है कि जब पहले 3 दिन आपने आइवरमेक्टिन खाई और उसके बाद भी आपको बुखार तेज़ आ रहा है। दूसरा, कहते हैं कि अगर आपको जब आपने RT-PCR कराया था उसकी जो साइकिल थ्रेशोल्ड वैल्यू है वो आपकी 24 या 24 के नीचे थी। तीसरा, कहते हैं कि अगर आपको कोई हाई रिस्क फैक्टर है, जैसे आपको डायबिटीज़ है लेकिन भले कंट्रोल्ड है, लेकिन कहते हैं कि डायबिटीज़ है। अब ये 2-3 फैक्टर जब हमको मिलते हैं तो हम लोग जो है एक वीक एंटीवायरल है फेविपिराविर जो इबोला के लिए खोजी गई थी और इसमें भी काम करती हुई प्रतीत होती है, तो हम लोग जो है इसको रीपर्पस ड्रग के रूप में इसका उपयोग यहाँ पर कर सकते हैं अपने डॉक्टर की राय के अनुसार। अगर उसी हिसाब से कि मांटुलिकास्ट और फेक्सोफेनाडिन कॉम्बिनेशन ये पाया गया है कि ये जो वायरस के इन्फेक्शन के बाद थोड़ा ड्राई कफ आने लगता है, और कहते हैं कि जो ये भी पाया गया है कि ड्राई कफ में ही आराम करने के बजाय साथ साथ ये वायरस के रेप्लिकेशन में भी प्रिवेंट करती है। तो बहुत से डॉक्टर अपने पर्चे पर माइल्ड डिजीज़ में ही बहुतों को ये प्रेस्क्राइब करने लगते हैं कि आप मांटुलिकास्ट और एंटी एलर्जिक कॉम्बिनेशन, प्रेफरेबली फेक्सोफेनाडिन का कॉम्बिनेशन आप लेना शुरू कर दें। बहुत से लोग पूछते हैं कि ओसेल्टामिविर का कब लेना चाहिए माइल्ड डिजीज़ में। ओसेल्टामिविर बेसिकली दवा है स्वाइन फ्लू की। स्वाइन फ्लू का भी मौसम जब कोरोना के इन्फेक्शन के दौरान ओवरलैप करता है तो कन्फ्यूजन होता है कि टेस्ट कैसे कराएं और कैसे कंफर्म करें, और ये भी एक एंटीवायरल है। तो बहुत से डॉक्टर ओवरलैप पीरियड के दौरान कहते हैं कि स्वाइन फ्लू की दवा भी आपके साथ ऐड कर सकते हैं। एक दवा होती है N-acetylcysteine जो बाज़ार में म्यूसिनेक और विभिन्न ब्रांड नेम से आती है। तो ये एक एंटीऑक्सीडेंट है और कहते हैं कि म्यूकोलिटिक भी है, मतलब बलगम को, म्यूसिन को जो है वो पतला करती है। अगर बहुत से डॉक्टर इसका भी उपयोग माइल्ड डिजीज़ में कर लेते हैं, ये उनमें किया जाता है जिनमें ये लगता हो कि फीवर तेज है, इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन शरीर में थोड़ी तेज़ होगी, और कहते हैं कि म्यूकस जो है थोड़ा सा थिक आ रहा है, मरीज कह रहा है कि बलगम निकलने में थोड़ी परेशानी महसूस हो रही है। इन प्रभावों को देखते हुए कुछ लोग इसको N-acetylcysteine को भी ऐड कर सकते हैं उसके अंदर। जो जिंक खाई जाती है और डॉक्सीसाइक्लिन है, जिथ्रोमाइसिन है, बहुत से लोगों को स्टैटिस कर देती है। ऐसे में हम लोग प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है या H2 ब्लॉकर्स हैं, जैसे कहते हैं कि ओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल या रेनाडिन, इनका उपयोग भी गैस्ट्राइटिस के लिए कर सकते हैं। PPI आर बेटर। और कहते हैं कि सूखी खांसी के लिए डेस्ट्रोमेथानफान के कंपाउंड वाले सिरप भी यूज़ किए जा सकते हैं। साथियों, यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि हमें बायोमार्कर और CT ये सब टेस्ट कब कराने चाहिए।
पहले भी मैं बता चुका हूँ कि इन टेस्ट का उपयोग कभी मरीज अपने मन से मत करे, क्योंकि टेस्ट जो भी आप कराएंगे वो कोई न कोई डॉक्टर पढ़ेगा, और जब सही समय होगा आपका डॉक्टर बताएगा कि आपने डॉक्टर का साथ ले रखा है। इसका जो प्रेफरेबल टाइम है वो ये है कि अगर किसी आदमी को पहले बुखार हल्का आ रहा हो, अचानक 5वें दिन 6ठे दिन खूब तेज़ बुखार आने लग जाए, अचानक सांस फूलने लग जाए, 94% से ऑक्सीजन नीचे जाने लग जाए, तो ये वो मोड़ होता है जहाँ पर कहते हैं कि मेडिसिन में भी चेंज कराएंगे अपने डॉक्टर के सहायता से, और कहते हैं कि बायोमार्कर्स भी करा सकते हैं। ये बायोमार्कर्स 3 ग्रुप में होते हैं। एक तो होता है इन्फ्लेमेशन बताने वाला, जिसमें आपका CRP और सीरम फेरेटिन, LDH ये सब आते हैं, और एक D डाइमर होता है जो आपको इसकी मैक्रोथ्रोम्बोसिस तो नहीं वेसल्स में चालू हो गई इसको बतलाता है। ज़्यादातर जब इन्फ्लेमेशन बढ़ता है तो CRP बढ़ जाता है, और जो CRP बढ़ता है तो जो LDL होता है वो इन्फ्लेम्ड सतह पर जा कर के कहते हैं कि मैक्रोथ्रोम्बस बनाना शुरू कर देता है। इसलिए जब हमारा 5वें 6ठे दिन तेज़ बुखार की वजह से जो हम क्लिनिकल पैरामीटर मान सकते हैं कि साइटोकाइन स्टॉर्म की तरफ हम बढ़ चुके हैं, और या साथ में टेस्ट करा करके कि हम जान सकते हैं कि हम साइटोकाइन स्टॉर्म की तरफ बढ़ चुके हैं, हमको तुरंत वहाँ पर स्टेरॉइड्स जैसे डेक्सामेथासोन, प्रेडनिसोलोन, वाइसोलोन इत्यादि स्टेरॉइड्स आते हैं, उनमें से हमको स्टेरॉइड करना होता है। साथ में हमको जो है ब्लड थिनर्स का उपयोग करना शुरू कर देता है। ब्लड थिनर्स अर्थात एंटीकोगुलेंट्स का उपयोग करना शुरू कर देता है। इन की उपयोगिता से हम अपने जीवन में काफ़ी सुधार कर सकते हैं, अपनी बीमारी में काफ़ी सुधार कर सकते हैं, समय पर सुधार कर सकते हैं, जिससे हम माइल्ड डिजीज़ में से मॉडरेट में जो प्रवेश कर रहे थे मॉडरेट की स्थिति बिगड़ने ना पाए, सीवियर में हम जाने ना पाए। स्टेरॉइड कोई सा भी हो, बस इक्विपोटेंट डोज में होना चाहिए। 5 से 10 दिन का कोर्स है, मिनिमम 5 दिन का कोर्स है। डॉक्टर उसमें तय करेगा कि 5 दिन देना है, 7 दिन देना है, 10 दिन देना है। 10 दिन से ज़्यादा नहीं देना चाहिए। न्यूनतम समय में जो मैक्सिमम प्रभाव मिल जाए उसका लेने की कोशिश करना चाहिए। और जो ब्लड थिनर है, ब्लड थिनर में आपका वारफेरिन है, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन्स हैं जैसे इनॉक्सापेरिन, और ऐसी के ओरल ड्रग्स अवेलेबल हैं जैसे नोवल एंटीकोगुलेंट्स जैसे एडेक्साबेन एट्सेट्रा। तो इनमें से कोई डॉक्टर आपकी कोई भी दवा चेक करके आपको उसका लेने का तरीका बताएगा। घर में इंजेक्शन लेना संभव नहीं है, घर में आप ओरल टैबलेट्स ले सकते हैं। मोटे तौर पर जो एंटीकोगुलेंट्स हैं वो 4 से 6 हफ्ते दिए जाते हैं। बाकी आपका डॉक्टर आपकी कोमॉर्बिडिटी और अगर आपने कोई बायोमार्कर कराया है उसके आधार पर वो पीरियड तय करेगा कितने दिन लेना है। अगर आप इनको लगातार लेते हैं तो आप आने वाले समय में अपने लंग की फाइब्रोसिस कम कर पाते हैं, लंग सांस फूलने से बचा सकते हैं, जटिल होने से रोक सकते हैं, और कहते हैं कि बाद में होने वाले ब्रेन स्ट्रोक या हार्ट अटैक से दोनों से बच सकते हैं। अगर आप पहले से दवा शुरू कर देते हैं, ज़रा सा बुखार आया था, पहले 5 दिन में अगर स्टेरॉइड शुरू कर देते हैं, 5-6 दिन में शुरू के 5-6 दिन में यूज़ कर लेते हैं, तो आपके जो वायरेमिया फेस चल रही होती है, वायरस मल्टीप्लाई कर रहा होता है, आप अनावश्यक जल्दी में शुरू करके स्टेरॉइड को अपनी बीमारी को माइल्ड से सीधे सीवियर तक ले जा सकते हैं और आपको बहुत नुकसान हो सकता है। स्टेरॉइड शुरू करने के पहले हमेशा इंतज़ार करें कि आपके डॉक्टर और कहते हैं कि आपके लिए वो मुफीद समय क्या तय करते हैं। तो जैसे ही आप 94% से कम होते हैं और आप मॉडरेट में प्रवेश करते हैं, वो बेस्ट टाइम है कि आप स्टेरॉइड शुरू कर सकते हैं। स्टेरॉइड जहाँ आपके इन्फ्लेमेशन को घटाता है और कहते हैं कि डैमेज को कम करता है लंग के, जिसकी वजह से इसका रोल काफ़ी अच्छा माना जा रहा है कोरोना के इलाज में। वहीं पर ये इम्यूनिटी घटाता है, आपके बीपी को बढ़ा सकता है, शुगर को बढ़ा सकता है और पेट में अल्सर आदि कई साइड इफ़ेक्ट भी देता है। इसलिए उसका बहुत जुडिशियस रोल पहले बताया ही कहते हैं कि अगर शुरू के 5-6 दिन में यूज़ करते हैं तो हो सकता है कहते हैं कि आपको जटिल
ख़त्म कर दे, मतलब आपको वह जो लंग है आपका ज़्यादा सीवियर प्रभावित हो जाए और आपको भर्ती होने की नौबत आ जाए। इसलिए स्टेरॉयड का मनमाना उपयोग न करें। और स्टेरॉयड का जो नया देखा जा रहा है कि अगर शुगर बहुत हाई है और सही ढंग से आपने स्टेरॉयड नहीं ली, सही समय पे नहीं ली, सही डोज में नहीं ली, बहुत ज़्यादा डोज में ली, तो आपको म्यूकरमाइकोसिस नाम की स्किन का ब्लैक फंगस इन्फेक्शन भी चालू हो गया है। अभी डरने की ज़रूरत नहीं है, अपने डॉक्टर से संपर्क करके सही समय पे सही दवा शुरू करने की ज़रूरत है। आशा है कि आपको ये पसंद आया होगा और आपको कुछ न कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। आप इस तरह से हमारे वीडियो को देखते रहें और नए लोगों से सब्सक्राइब कराते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट में अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। कैसा लगा, क्या अपेक्षाएँ हैं, इसके बारे में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। तो अगर उसने 5वें 6वें दिन उसने स्टेरॉयड लिए और एंटीकोगुलेंट लिया और कहते हैं कि उसने पूरा पर्याप्त उसको फ़ायदा नहीं मिल रहा था, डॉक्टरों ने निर्णय लिया कि चलो इन दवाओं का उपयोग किया जाए, क्योंकि अभी समय भी है और मरीज की अफोर्डेबिलिटी है, अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग है और इसमें ट्राई किया जाए, शायद इसकी ज़िंदगी बच सकती हो। लेकिन ये कोई फुल प्रूफ नहीं है कि इनको उपयोग करने से आपकी ज़िंदगी में कितना बचाव आएगा। आशा है कि सीटी की वैल्यू आपको पता लग गई। जब आपका डॉक्टर कहे और उससे उसको डायग्नोसिस बनाने में या आपकी किसी तरह से मदद करने में मदद मिलती हो ज़रूर कराएं। अन्यथा सीटी करा करके केवल डॉक्टरों के व्हाट्सएप पे डालना है, सर बताइए क्या हो गया है, कोई फ़ायदा नहीं है। इलाज बेसिक है, उस इलाज की प्रक्रिया में कोई बदलाव आपकी सीटी स्कोर से नहीं होने जा रहा है। सीटी स्कोर आपको बताता है या डॉक्टर को मदद करता है आपको एक्सप्लेन करने में कि आप जब आए तो आपका फेफड़ा कितना ख़राब हो गया और आगे आपको कब तक डिस्निया सहनी पड़ेगी, सांस की बीमारी सहनी पड़ेगी और अनावश्यक दवाइयाँ जिसको हम लोग एंटीफाइब्रोटिक कहते हैं, इसकी मजबूरी क्यों आनी पड़ेगी। इसलिए फिर मैं आपको आगाह कर रहा हूँ कि होम आइसोलेशन में पहली बात तो अपने को बचाएं, होम आइसोलेशन में सुरक्षित रहें और जरा सा भी कोई परिवर्तन महसूस हो अपने योग्य डॉक्टर से मिलें, ताकि सही समय पर सही डोज में सही दवा का चयन करके आपको होम आइसोलेशन में ही मॉडरेट डिजीज़ तक रोका जा सके या आपको L2 लेवल पर ही आपको रोका जा सके। L3 में जहाँ पर वेंटिलेटर और बैकअप की जरूरत पड़ती है उसमें कभी न जाना पड़े। साथियों, इस शुभकामनाओं के साथ पूर्ण विराम लेता हूं और आशा करता हूं कि आपको टेस्ट कराने में और अपनी बीमारी को समझने में कुछ ना कुछ ज़्यादा मदद मिलेगी अब, और अपने इसको जो है अपने परिचितों में शेयर कर करके सब्सक्रिप्शन बढ़ा सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अपने कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं कि आपको और क्या जानना चाहते हैं। धन्यवाद।